नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर की नेक्स्ट क्लास में। आज हम जो है वो 2 जुलाई 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो भी एचपीआरसी हिमाचल में जो भी आपकी एचपीआरसी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, उसका कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एचपीपीएससी का, पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या फिर हिमाचल प्रदेश बोर्ड का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, कोई भी एग्ज़ाम है, यानी कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो कि इंडिया की हम बात करें, तो आपको पता है कि करंट अफेयर्स जो है वो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से पे डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल में हम किसी करंट अफेयर के बारे में बात नहीं करेंगे। डिटेल के लिए छोटे छोटे पार्ट्स आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को मिल ही जाते हैं। जैसे हमने बुकर प्राइज़ और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के बारे में डिटेल से जो भी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड बन सकते थे वो हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, यहाँ पे जो भी करंट अफेयर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है इन सभी एग्ज़ाम के लिए डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाता है, क्योंकि जितनी चीज़ें, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ज़रूरी होता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो जो भी 2 जुलाई के लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम आज की क्लास में देखेंगे। साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा जो है आप लोगों के लिए पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर आज लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलिए बने रहिएगा क्लास के एंड तक। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और साथ ही में अगर कोई एग्ज़ाम, जैसे पटवारी का एग्ज़ाम है जिसमें साइंस पूछी जा रही है, तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें साइंस, जैसे पटवारी के एग्ज़ाम में, पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम में जो सिलेबस आपके पास साइंस का दिया हुआ है, उसकी सारी की सारी मैंने जितनी भी क्लासेस हैं उनकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट पे जाके आप उन सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं जिसने अभी तक उनको नहीं देखा है। पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी के लिए मेनली जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, जैसे कि जेबीटी और पटवारी का सिलेबस साइंस का बिल्कुल सेम टू सेम था। इसीलिए आप लोगों के लिए वो दोनों जो है वो जो भी आपके इन फ्यूचर अगर किसी ने जैसे जेबीटी का एग्ज़ाम देना है, पटवारी का एग्ज़ाम देना है, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए भी है, लेकिन अभी मैं मेन बात कर रही हूँ जो कि अभी अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सभी ने यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में पहले भी पढ़ा होगा कि इंडियाज़ 31st चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसे COAS कह रहे हैं हम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज़ हु। भारत के 31st नंबर के सेना प्रमुख जो हैं वो कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो कौन है। तो पहले जो है वो उपेंद्र द्विवेदी हुआ करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। 30 नंबर की अगर हम बात करें तो 13th नंबर पे थे आपके उपेंद्र द्विवेदी, लेकिन 31st जो है अब हमारे पास जो नए आर्मी स्टाफ में चीफ बने हुए हैं वो हो जाएंगे जनरल धीरज सेठ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे 31st नंबर के पूछा है तो धीरज सेठ के साथ में जाएंगे, और अगर 30 नंबर के पूछे हैं तो आप उपेंद्र द्विवेदी के साथ में जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश दीक्षित के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि महेश दीक्षित हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जिसके निदेशक के रूप में यानी कि डायरेक्टर के रूप में जो है वो चुना गया है महेश दीक्षित को। तो वो कौन सा संगठन है, रॉ के या NIA के या इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के या CBI के। तो करेक्ट आंसर होगा IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर जो है वो बनाए गया है महेश दीक्षित जी को। इंटेलिजेंस ब्यूरो के महेश दीक्षित को नया डायरेक्टर जो है वो बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FCRA 2.0 पोर्टल इज रिलेटेड टू द मॉनिटरिंग ऑफ व्हाट। जो यहाँ पे FCRA 2.0 की हम बात करें, 2.0 भी हम इसको पढ़ते हैं, तो पोर्टल जो है वो किसकी निगरानी से संबंधित है। तो ये जो है वो चुनावी फंडिंग से, डिज़ास्टर रिलीफ से, फॉरेन कंट्रीब्यूशन से, तो ये फॉरेन से रिलेटेड है। ये F से यहाँ पे फॉरेन बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है आपका FCRA 2.0 पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये निगरानी से संबंधित है, फॉरेन निगरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इन जुलाई 2026।
अब यहाँ पे नई अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, सबका कार्यकाल पीछे वालों का खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे बोला है कि जो वायुसेना है, इंडियन एयरफोर्स है, उसके डिप्यूटी चीफ कौन बनाए गए हैं, उप प्रमुख जो हैं वो कौन बने हैं। तो इसके उप प्रमुख जो हैं वो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो हैं वो बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। एयर से आप आशुतोष के साथ में जा सकते हैं, ठीक है। तो आशुतोष दीक्षित जो हैं वो बने हैं आपके न्यू डिप्टी चीफ एयर फोर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि जो क्लाइमेट मॉडल है हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। क्लाइमेट मॉडल जो है वो किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी, आईआईएससी बेंगलोर, आईआईएमएस, एम्स दिल्ली या फिर आईआईटी खड़गपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। तो क्लाइमेट मॉडल जो है वो खड़गपुर संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। क्लाइमेट मॉडल आईआईटी खड़गपुर से रिलेटेड है, उनके द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ज़मीर नाज़िर। तो जो जामिर नाज़िर हैं ने 2026 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ के लिए किस कहानी के लिए जीता है। इन्होंने कोई कहानी लिखी थी, तो कौन सी कहानी थी जिसमें जामिर नाज़िर ने 2026 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ जो है वो जीता है। तो इनकी कहानी थी द सर्पेंट इन द ग्रोव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, द सर्पेंट इन द ग्रोव जो है वो जामिर नाज़िर की कहानी थी, शॉर्ट स्टोरी थी, ठीक है। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी हम इसको बोल रहे हैं। तो 2026 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी का प्राइज़ जो है वो द सर्पेंट इन द ग्रोव स्टोरी ने जीता है, कहानी ने। और ये किसकी स्टोरी थी, ज़मीर नाज़िर की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म साइंड एन MOU विद विच कंपनी। जो पर्यटन मंत्रालय है, टूरिज्म की बात कर रहे हैं हम, टूरिज्म कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, उसने किस कंपनी के साथ में MOU पर साइन किया है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, मेटा इंडिया, गूगल इंडिया, अमेजॉन इंडिया। तो उन्होंने गूगल इंडिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने गूगल इंडिया के साथ में MOU साइन किया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, अभी आगे हम स्टैटिक और पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आयुष्मान सारथी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब ये जो आयुष्मान सारथी है ये किस योजना से संबंधित है, किस स्कीम से संबंधित है। तो आयुष्मान PM किसान से, PM उज्ज्वला योजना से, ई संजीवनी से या आयुष्मान भारत PM जय से। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आयुष्मान भारत PM जय से रिलेटेड है आपका आयुष्मान सारथी स्कीम, ठीक है। आयुष्मान सारथी स्कीम आयुष्मान भारत PM जय योजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैमिंगो रेवोल्यूशन के बारे में बात हो रही है कि ये किस देश से संबंधित है। फ्लैमिंगो रेवोल्यूशन, तो ये क्रोएशिया से, सर्बिया से, अल्बानिया से, रोमानिया से। तो करेक्ट आंसर है अल्बानिया से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी। फ्लैमिंगो अल्बानिया देश से संबंधित है। फ्लैमिंगो क्रांति, फ्लैमिंगो रेवोल्यूशन जो है अल्बानिया से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। मालप्रभा नदी के बारे में बात हो रही है कि ये जो मालप्रभा है रिवर, ये कहाँ पे, किस स्टेट में मेनली जो है वो फ्लो करती है। तो मालप्रभा कर्नाटक में फ्लो करती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मालप्रभा रिवर कर्नाटक स्टेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोकोलो कोवा राष्ट्रीय उद्यान। पहली बात तो याद रखना कि ये नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, इस तरीके से भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो नियोकोलो कोवा है ये एक नेशनल पार्क है, कौन सी कंट्री में है, नियोकोलो कोवा। तो ये जो है वो सेनेगल देश में स्थित है, सेनेगल, ऑप्शन नंबर सी। नियोकोलो कोवा जो है सेनेगल कंट्री में स्थित एक नेशनल पार्क है, ठीक है। करंट में इनके बारे में बात हो रही है, इसीलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे पास। नियोकोलो कोवा नेशनल पार्क सेनेगल कंट्री में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट ब्रह्मांक के बारे में बात कर रहे हैं कि ये मुख्य रूप से किस राज्य में लागू किया गया है प्रोजेक्ट ब्रह्मांक। तो प्रोजेक्ट ब्रह्मांक जो है, ब्रह्मपुत्र हम अरुणाचल में बात करते हैं ना कि अरुणाचल में भी फ्लो करती है ना, तो यहाँ पे ब्रह्मांक जो है वो आपकी अरुणाचल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट ब्रह्मांक जो है वो अरुणाचल प्रदेश में लागू किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अरुल मिहू नवशक्ति के बारे में बात करेंगे। अरुल मिहू नवशक्ति विनायगर मंदिर इज लोकेटेड इन विच कंट्री। कि ये जो मंदिर है अरुल मिहू नवशक्ति विनायगर मंदिर जो है वो किस देश में स्थित है? मॉरिशस में, श्रीलंका में, सेशेल्स में, फिजी में। तो अरुल मिहू नवशक्ति विनायगर मंदिर जो है वो आपका कर्नाटक और सेशेल्स में पूछा है, मॉरिशस, श्रीलंका, सेशेल्स या फिजी। तो करेक्ट आंसर होगा सेशेल्स में स्थित है आपका अरुल मिहू नवशक्ति विनायगर मंदिर जो है वो सेशेल्स कंट्री में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पे माउंट इरेबस के बारे में बात हो रही है कि किस महाद्वीप में स्थित है आपका माउंट इरेबस? यूरोप में, एशिया में, साउथ अमेरिका में, अंटार्कटिका में। तो माउंट इरेबस जो है वो अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्लियर हो गया हमें यहाँ पे कि माउंट इरेबस कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। माउंट इरेबस इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? किस महाद्वीप में है? अंटार्कटिका महाद्वीप में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। Which CPSC has recently received मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस? कौन सी कंपनी है यहाँ पे जिसने रिसीव किया है मिनी रत्न जो कैटेगरी 1 में, मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा जो है वो कौन सी कंपनी को, कौन सी CPSC को मिला है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा MECON या मेकॉन भी आप इसको बोल सकते हो, मेकॉन या MECON। इसकी फुल फॉर्म है आपके पास मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट जो है यहाँ पे करेक्ट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कंसल्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे कि डिजिटल इंडिया के बारे में आपने सुना है। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है वो कब शुरू हुआ था? तो इंडिया को डिजिटल करने के बारे में हमने 2015 में बात की थी। तो यहाँ पे 1 जुलाई 2015 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन 1 जुलाई 2015। ठीक है, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट्स पावर टू promulgate an ordinance is provided under which article? राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में बात हो रही है, प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस के बारे में बात हो रही है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। पहली बात तो वो कौन से आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो वो करता है आर्टिकल 123 के तहत, 123 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। Which constitutional amendment reduced the voting age from 21 to 18? पहले जो है वो इलेक्शन में वोट डालने की जो उम्र थी 21 हुआ करती थी, फिर 21 से 18 कर दी गई थी। अब हम 18 के बाद जो है वो वोट डाल देते हैं। तो ये किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा की गई थी? ये की गई थी 61 अमेंडमेंट के तहत, 61वें संवैधानिक संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। Who was the constitutional advisor to the Constitutional Assembly? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के बारे में बात हो रही है। कौन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? तो वो है आपके पास यहाँ पे BN राव करेक्ट आंसर हो जाएंगे। संवैधानिक सलाहकार जो है वो BN राव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। तो विच एक्ट इज कंसीडर्ड द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो कौन सा अधिनियम है? सबसे बड़ा स्रोत इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लार्जेस्ट सोर्स जहाँ से सबसे ज़्यादा चीज़ें हम जो है ली गई हैं, लार्जेस्ट सोर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का,
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो लार्जेस्ट सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो यहाँ पे भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, भाग 4 जो है आपके पास यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है, भाग 4 का ए। ठीक है, याद रखिएगा 4A में हमारे डीपीएसपी आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बात करेंगे, आपके जो डीपीएसपी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मौलिक कर्तव्यों को जो है वो जोड़ा गया है संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को संवैधानिक संशोधन 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत जो है वो जोड़ा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान है ना, जिसमें आपके साथ कोई भी अगर कोई हनन हो रहा है तो आप जो है वो जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान यानी कि सुप्रीम कोर्ट की रिट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो आर्टिकल 32 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे पॉलिटी के 4 पे चलेंगे। बोला गया है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस आर्टिकल को बोला गया है? हार्ट एंड सोल। तो जो आपके आर्टिकल 32 जिसके बारे में हमने अभी बात की कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की रिट जो है जारी कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान है। इसी के अंडर हम कहते हैं कि इसी को जो है वो हार्ट एंड सोल भी कहा जाता है, आर्टिकल 32। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान, कि किसी के साथ छुआछूत भेदभाव नहीं करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्पृश्यता के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में आपका आर्टिकल 17 रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल गारंटी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है आपको। तो 19 से आपके जो है वो आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे आर्टिकल 21। जीवन की जीने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोवाइड द राइट टू एजुकेशन 6 to 14। कौन सा इनमें से अनुच्छेद है जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है वो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो वो है आपका 21A जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 45 में जो आपके अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे, अर्ली की बात करें हम, जैसे आपके 3 साल से बच्चे, 3 से 5 साल के जो बच्चे हैं ना, अर्ली केयर वाले जिनको आंगनवाड़ी स्कूल में रखते हैं, तो वो आते हैं आपके पास यहाँ पे 45 के अंडर। उनको शिक्षा की बात यहाँ पे की गई है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। पीछे हमने यहाँ पे डीपीएसपी के बारे में बात की थी, है ना। तो जो डीपीएसपी है वो कौन से भाग के अंदर आते हैं? आपके भाग 4 के अंदर आते हैं। तो 2 चीज़ें मैंने आपको पीछे बताई थी, अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ उन चीज़ों को। जो भाग 3 है इसमें हमारे पास फंडामेंटल राइट्स आते हैं, ठीक है, भाग 3 के अंदर आते हैं फंडामेंटल राइट्स। जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आते हैं आपके पास भाग 4 में। और भाग 4 के ए में जो हम पीछे बात बता रही थी मैं आपको, वो आती है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज इसके अंडर आती हैं। तो याद रखिएगा ये 3 चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है। फंडामेंटल राइट्स आपके पार्ट 3 में, पार्ट 4 में आपके डीपीएसपी आते हैं और 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज अभी मैंने बताई कि भाग 4 के ए में आएगी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो यहाँ पे यूसीसी की बात करते हैं, यहाँ पे समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ये आती है आपके पास आर्टिकल 44, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल वॉज अमेंडेड ओनली वंस बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। प्रस्तावना में केवल एक बार किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया था? प्रस्तावना में एक बार जो है वो संवैधानिक संशोधन किया था, वो किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो वो हुआ था 42nd अमेंडमेंट के तहत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है,
विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द प्रेसिडेंट रूल, जो राष्ट्रपति शासन है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है, तो आपका राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी लगती है आपकी आर्टिकल 352 के तहत, और वहीं पर फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो वो लगता है आपका आर्टिकल 360 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद नेशनल इमरजेंसी, अभी मैंने बताया 352 के तहत आपकी नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो घोषित किया गया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 360 अभी क्लियर कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस आर्टिकल को बोला जाता है यहाँ पे, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपके जो 42 अमेंडमेंट है यहाँ पे 42वां संवैधानिक संशोधन है, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, भारतीय संविधान जो है वो कब लागू हुआ, लागू होने के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये अगर हम बात करें कि बना कब था, तो बना था ये यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को बन गया था, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड ऑन, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, यानी कि बनकर कब तैयार किया गया था, अडॉप्ट कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को जो है ये अंगीकृत हुआ था, अडॉप्ट किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर करंटली, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं हम, वैसे तो पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है आर्टिकल 300 के तहत, लेकिन अब हम वर्तमान की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो 6 हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच फंडामेंटल राइट्स वाज रिमूव्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बोला गया है कि 44वें संवैधानिक संशोधन की बात हो रही है, उसके द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटाया गया 44th अमेंडमेंट के तहत, तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट के तहत हटाया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था 42वें संवैधानिक संशोधन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसको यहाँ पे रिमूव किया गया था आपके राइट टू प्रॉपर्टी के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ अ, ये कैसा है, विधिक अधिकार है, ये लीगल राइट बन गया है, ये कानूनी अधिकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल डिफाइंस द यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ, कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है कि जो यहाँ पे हमारा जो राज्यों का संघ का उल्लेख कौन सा आर्टिकल करता है कि भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है, बहुत अलग अलग राज्य हैं यहाँ पे, तो ये आर्टिकल 1 कहता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया राज्य बनाने की शक्ति संसद को, हम कोई भी नया राज्य बना सकते हैं, तो संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है वो अधिकार, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 3 जो है वो कहता है कि कोई भी हम नया राज्य जो है वो बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख, जिसमें आपकी शेड्यूल कंटेन द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज होती हैं, तो वो कौन सा है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि केंद्र एवं राज्य, हमने बात की भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 की बात की। अब अनुसूची की बात हो रही है, यहाँ पे शेड्यूल के बारे में बात हो रही है कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश आते हैं आपके पास फर्स्ट अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में ऑप्शन नंबर ए। दूसरे में वेतन भत्ते आते हैं, जितने भी सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग आते हैं। अब दूसरा मैंने आपको बता दिया, वेतन और भत्ते आते हैं दूसरी अनुसूची में। तो कौन सा शेड्यूल है जहाँ पे शपथ आती है, अफर्मेशन आती है, शपथ एवं प्रतिज्ञान, तो वो आता है 3rd शेड्यूल में। 3 शेड्यूल आपको यहाँ पे क्लियर हो गए। पहले में हमने किस चीज़ के बारे में बात की, फर्स्ट में आता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, सेकंड पे आपके पास जो है उनके वेतन भत्ते आते हैं, सबके अलग अलग जितने भी पोस्ट पे है पर्सन। उसके बाद ओथ एंड एफर्मेशन, शपथ की बात करें तो 3rd शेड्यूल के अंदर आता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच शेड्यूल डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान है, तो वो कौन से अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करें तो वो 4th शेड्यूल के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 4 शेड्यूल क्लियर हो गए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच शेड्यूल डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, जहाँ पे अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधान मिलता है। तो अनुसूचित क्षेत्रों की जहाँ पे हम बात करते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का जो प्रावधान है वो आता है आपके पास शेड्यूल नंबर 5th के अंदर। 5 शेड्यूल क्लियर हो गए आपको। पहले के अंदर हमने जो है वो किस चीज़ के बारे में बात की? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। दूसरे में वेतन भत्तों के बारे में। तीसरे में शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में। चौथे में राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में। 5वें में हमने यहाँ पे शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की 5th के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल डील्स विद द ट्राइबल एरियाज। अब जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनका किसमें जो है वो उल्लेख आता है? कौन सी अनुसूची में, कौन से शेड्यूल में आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान, तो ये आता है आपका 6th अनुसूची में। कितनी अनुसूचियां हैं हमारे पास? 12 अनुसूचियां हैं। तो 6th शेड्यूल में आता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। पिछले वाले में जो हमने बात की थी 5वें में, तो वहाँ पे अनुसूचित क्षेत्रों के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पे जो ये अनुसूचित क्षेत्र हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट है द यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। 3 सूचियों के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे। तो संघ, राज्य और समवर्ती सूची किस अनुसूची में आते हैं? तो ये 7th शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। 8th की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। यहीं पे आपकी वही चीज़ आ रही है। यहाँ पे लैंग्वेज की बात करते हैं कि विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं जो है वो किस अनुसूची में आती हैं? तो वो 8th शेड्यूल में आती हैं, जो भारत के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। अब यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात कर रहे हैं हम कि संविधान की कौन सी अनुसूची है जो कुछ कानूनों को जो है वो जुडिशियल रिव्यू से संरक्षण देती है, न्यायिक समीक्षा से संरक्षण देती है। तो वो आता है आपके पास यहाँ पे 9वीं अनुसूची, यानी कि 9th शेड्यूल आता है, जिसमें अनुसूची जो कानूनों को जुडिशियल रिव्यू से संरक्षण प्रदान करती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल विरोधी कानून कौन से में आता है? 10वीं अनुसूची में 10th शेड्यूल के अंतर्गत आता है एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 11th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? तो 11वीं अनुसूची, 12 अनुसूचियां ना टोटल, तो 11वीं अनुसूची है आपकी पंचायती राज से संबंधित और 12वीं अनुसूची है आपकी म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका से संबंधित। तो यहाँ पे 11th शेड्यूल पूछा है तो पंचायती राज से संबंधित है। और आगे 12th शेड्यूल जो है मैंने अभी आपको बताया कि ये म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका से संबंधित है। हमने टोटल 12 की 12 शेड्यूल के बारे में यहाँ पे बात कर ली है। पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। तो 12 हमारे पास है, जैसे मैंने आपको बताया। पहले 8 थी, अब 12 है। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितने पार्ट्स हैं? तो 25 पार्ट्स है, 25 भाग आते हैं हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। अब आ जाते हैं आर्टिकल के अंदर। शेड्यूल हमने पूरे कर लिए। तो संविधान लागू होने के समय नागरिकता का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद से शुरू होता है? शुरू की बात करें हम कि नागरिकता जो है वो कहाँ से शुरू होती है, कौन से आर्टिकल से शुरू होती है? तो आर्टिकल 5 से जो है आपकी यहाँ पे नागरिकता का प्रावधान जो है वो शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता आती है। पार्ट की अगर हम बात करें, आर्टिकल जो है वो 5 से शुरू हो जाती है नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन्य एवं शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत किया गया है, कि किसी को भी उपाधियों के अकॉर्डिंग हमने ये नहीं करना है, उपाधियों का अंत कर दिया है। सैन्य, एक तो सैन्य में
होता है, मिलिट्री में उपाधियाँ होंगी और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस में शैक्षणिक उपाधियाँ होंगी और उसके अलावा बाकी सारी उपाधियों को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये सारी उपाधियों का अंत किस में आता है? आर्टिकल 18 में आता है। देखो 17 की बात करें, हमने पीछे बात की अस्पृश्यता छुआछूत के अंत के बारे में बात की। 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत कर दिया गया है यहाँ पे। 19 में प्रेस की स्वतंत्रता आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पीछे पढ़ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब रिट के बारे में हमने बात की कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है, तो वो कौन से आर्टिकल के तहत करता है? तो आर्टिकल 32 के तहत, और उसको जो है वो सोल एंड हार्ट भी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो 5 प्रकार की रिट होती हैं। तो किस रिट के द्वारा जो बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? 24 घंटे के अंतर्गत जो है वो व्यक्ति को जो है वो आपको कोर्ट के सामने जो है वो पेश करना ही होगा, ऐसा कहा जाता है। तो ये आती है हिबियस कॉर्पस, ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि आपको 24 घंटे के अंतर्गत जो है वो न्यायालय के समक्ष जो है वो व्यक्ति को पेश करना ही होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दूसरे रिट के ऊपर चलते हैं। किस न्यायालय को अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाने से रोकने के लिए कौन से रिट जारी कर सकता है? कौन जारी कर सकता है रिट कि आप जो अपने अधिकार सीमा से बाहर नहीं जा सकते हैं? ठीक है, जैसे अगर हाई कोर्ट ने अगर कोई अधिकार आदेश दिया हुआ है तो उसको जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, वो उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो किस निम्न न्यायालय को अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाने से रोकने के लिए रिट जारी कर सकते हैं? तो उस रिट को क्या कहेंगे? हम उसका प्रतिषेध कर सकते हैं कि जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं, प्रोहिबिशन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिट मीन्स वी कमांड, हम आदेश देते हैं, ये किस रिट का अर्थ होता है? तो ये मैंडेमस, परमादेश, हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिट इज इशूड टू ट्रांसफर अ केस फ्रॉम लोअर कोर्ट एंड क्वाश इट्स ऑर्डर, कि निचली अदालत के आदेश को रद्द करने हेतु कौन सी रिट जारी की जा सकती है? जैसे कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई फैसला लिया हुआ है तो उसको हाई कोर्ट जो है वो रद्द कर सकता है। तो ये जो अधिकार है, ये जो रद्द करने का अधिकार है, ये किस रिट के तहत आता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेषण होता है ये। सर्टियोररी जो है उत्प्रेषण, हम इसे कहते हैं कि निचली अदालत के आदेश को रद्द करने हेतु रिट जारी होती है आपकी उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से, बोलते हैं ना किस अधिकार से तुम ये कर सकते हो? तो ये आपकी क्वा वारंटू आती है, अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से, बाय विच अथॉरिटी इसका मतलब होता है। तो ये किस रिट का मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी? तो वो है क्वा वारंटी, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी 5 की 5 रिट्स भी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कस्टोडियन किसे माना गया है? भारतीय संविधान का संरक्षक जो है वो किसे माना गया है? तो भारतीय संविधान की संरक्षा या रक्षा कौन करता है? संरक्षक उसको कौन रखता है? सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट, सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो हमने ये सबसे पहले डिस्कस कर लिया था जब हम इनके बारे में बात कर रहे थे। आर्टिकल 32 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की रिट आती है, और हाई कोर्ट की रिट जो है वो आर्टिकल 226 में आती है, 226 में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोवाइड इक्वालिटी बिफोर लॉज, कानून के समक्ष समानता का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में आता है? तो 14 से 18 की बात करें तो इसमें आते हैं आपके राइट टू इक्वालिटी, समानता की अधिकार। लेकिन कानून के समक्ष सभी समान हैं, ये किस में आता है? आपका आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान है। 13 तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोहिबिट अभी इनके बारे में आपको पता चल रहा है। अभी मैंने आपको बताया कानून के समक्ष सभी समान हैं, तो वो आता है आपके पास बिफोर लॉ की जब हम बात करें तो वो आर्टिकल 14 है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, वो आता है आपका आर्टिकल 15 के अंतर्गत आता है। 14 क्लियर हो गया आपको, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी समान है, आर्टिकल 14 कहता है। 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। और 16 क्या कहता है? 16 के बारे में भी बात करेंगे। राइट टू अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज गारंटी अंडर विच आर्टिकल, कि लोक सेवाओं में समान अवसर
का प्रावधान, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी का समान अधिकार है। कोई भी व्यक्ति जो है वो अप्लाई कर सकता है किसी चीज़ के लिए, लोक सेवा कर सकता है, लोक सेवाओं में समान अवसर मिलने चाहिए सभी को। तो ये कहता है आपका आर्टिकल 16 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनटचेबिलिटी के बारे में मैंने पहले भी बताया था, आर्टिकल 17 कहता है, ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन होना चाहिए, अंत होना चाहिए। इवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत किस में आता है, आर्टिकल 18 आता है आपका उपाधियों के अंत से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आती है। 19 में आपके कई भाग है, उनमें बोला जाता है कि किसकी स्वतंत्रता नहीं है। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल सही बात है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है। आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल सही बात है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, आप स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल। संपत्ति का अधिकार, ये हमारे पास इसमें नहीं आता है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारी आपकी आर्टिकल 19 के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है, कि आप अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में से संरक्षण, कि अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, उससे उसके लिए हम सुरक्षित, मतलब आपका उसके लिए मतलब हम क्या कर सकते हैं, किसी का सहारा ले सकते हैं। जैसे हम जज क्या बोलते हैं, वकील के पास जा सकते हैं, एक वकील हायर कर सकते हैं, या उनसे पहले दोष सिद्ध होना चाहिए। तो ये बोला जा रहा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो है वो, हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं अपराधों के लिए दोष सिद्धि के बारे में। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में आता है, तो वो आता है आपका यहाँ पे आर्टिकल 21 के तहत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, अच्छा यहाँ पे ऑफेंस की बात करें ना तो 20 आएगा यहाँ पे, दोनों थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, मैं अभी आपको क्लियर बताती हूँ। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि की जब हम बात कर रहे हैं ना, अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, तो उससे संरक्षण करना है, उससे बचाव करना है, तो वो आता है आर्टिकल 20 के अंदर। और वहीं पर अगर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करना है ना, यानी कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से प्रोटेक्शन की बात करना है, वो 21 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अपराधों से संबंधित दोष सिद्धि कि अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, हमें संरक्षण करना है, अपना बचाव करना है, आर्टिकल 20। और जैसे मैंने भी बताया, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वो आपका आर्टिकल 21 आता है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ आती है, राइट टू एजुकेशन, तो वो 21 के ए में आती है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, आर्टिकल 21 ए। 21 क्या कह रहा था, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, और 21 ए शिक्षा का अधिकार। फिर आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड, अब आपको जो है वो गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, आपको गिरफ्तार कर दिया गया है। अब इसमें आता है वो जज, जो वकील वाला कॉन्सेप्ट, कि आपको कोई वकील हायर करने का अधिकार होना चाहिए। पहले तो जो हमारा आर्टिकल 20 मैंने आपके साथ में शेयर किया था, तो वो था अपराधों के लिए अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, आपको उसके मतलब आपको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जो है वो वहाँ पे अधिकार दिया जाना चाहिए। दोष सिद्ध पहले वो होना चाहिए कि पहले आपका दोष सिद्ध हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 22 कहता है कि अगर अब आपका जो दोष है यहाँ पे आपको गिरफ्तार कर दिया गया है, अब आपको वकील करने का जो है यहाँ पे अधिकार होना चाहिए। तो आर्टिकल 22 आता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56, विच आर्टिकल प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, कि मानव तस्करी के बारे में बात कर रहे हैं, बंधुआ मजदूरी की बात कर रहे हैं, कि वो नहीं होनी चाहिए, बंधुआ मजदूरी नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी। मानव तस्करी यानी कि मानव के मनुष्य के पार्टों को बेच दिया जाता है, बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं जबरदस्ती किसी से, तो ये आता है आपका आर्टिकल 23, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध होना चाहिए। फिर बोला जाता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनसे जो है वो काम नहीं कराना है जबरन, खतरनाक उद्योगों में काम कराने से निषेध करना है, वैसा नहीं कराना है। तो आर्टिकल 24 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिगिंस फ्रॉम विच आर्टिकल, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से शुरू होती है, कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, तो धर्म की स्वतंत्रता आती है आर्टिकल 25 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है,
फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कोई भी धार्मिक मामले हैं उनको आप जो है वो उनकी उसकी स्वतंत्रता है, तो वहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 26 करेक्ट आंसर हो जाएगा। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन होली स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। पूर्णतः राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक। बोला जा रहा है कि जो भी शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं देनी है। ये चीज़ आप मंदिरों में या मस्जिद वगैरह में है ना वहाँ पे ले सकते हो, लेकिन उसकी रोक होनी चाहिए। तो ये कौन कहता है? ये कहता है हमारा आर्टिकल 28 ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपके मेन हम बात की, हमने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जितनी चीज़ें आ रही थी, उसके अलावा हमने जो सिटीजनशिप से रिलेटेड हमारी नागरिकता से संबंधित जितने भी यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स आए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ राइट्स उनके बारे में हमने बात की, शेड्यूल के बारे में बात की। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। थोड़े थोड़े से अगर आप करते चलेंगे ना तो आर्टिकल याद हो जाएंगे। अगर आप इकट्ठे करना चाहोगे ना सारे के सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल है, याद नहीं होंगे। सारे पार्ट्स याद करना चाहोगे नहीं होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ करंट अफेयर्स की क्लास नहीं है ये। करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके विद अनदर जो इम्पॉर्टेंट कोई भी सब्जेक्ट है। समटाइम हम ज्योग्राफी डिस्कस करते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं या जीके के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे देख लेनी है। अगर करंट अफेयर नहीं पढ़ना चाहते तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके नेक्स्ट पे देखो। आपकी मर्जी है जो चीज़ आप देखना चाहते हो। ये क्लास आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल बनाने के लिए की कोशिश यहाँ पे की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का यहाँ पे बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो अगर किसी ने साइंस की प्रिपरेशन करनी है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है लेट्स लर्न विद रेखा मैम इस चैनल पर, जो आप यहाँ पे जिस टाइम पे इस क्लास को देख रहे हो, इस पे जो है वो पूरी की पूरी क्लास बनी हुई है। जीबीटी और पटवारी के लिए और पंचायत सेक्रेटरीट के लिए साइंस का सिलेबस डिट्टो बिल्कुल सेम टू सेम है। आप सिलेबस को भी देख सकते हो, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। मॉडर्न हिस्ट्री भी आपकी सेम टू सेम है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कोई चीज़ का तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।